अच्छा जी, हमारी अगला जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ एग्जेक्टिव। ठीक है जी। A closer study of the working of the modern constitutional systems reveal that the political executive does not perform uniform functions in all states. Its role depends primarily on the nature and the form of the government. ये पहले ऊपर में आपको जिक्र किया आप लोगों से कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो प्रैक्टिस की जा रही है एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, तो वो डिटरमाइन करती है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन द एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर, जुडिशरी, फिर उन इन तीनों ऑर्गन्स के इंडिविजुअली जो रोल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर, या अरेंजमेंट ऑफ पावर जो है उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जिस तरह होती है उसके हिसाब से इन तीनों की भी मैनिफेस्टेशन होती है। तो ये इसी बात को रिट्रेट कर रहा है यहाँ पे। तो जी एग्जेक्टिव की जो सबसे अगेन जिस तरह लेजिस्लेचर की जो बुनियादी जिम्मेदारी थी वो लेजिस्लेशन थी, इसी तरह एग्जेक्टिव जो है उसकी जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उसकी। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऑफ लॉज, एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉज जो है वो उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फार्मुलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ठीक है जी, कानून को बनाना। Execution of laws and appointment of public officials are the most important functions of a political executive। ठीक है जी। एक जो एग्जेक्टिव है पॉलिटिकल सियासी, क्योंकि नेचुरली वो एक लीगल जो सॉवरन बन चुका हुआ है, वो जो है उसकी जो पब्लिक पॉलिसी बनाता है फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम तो नेचुरली, क्योंकि आपको पता है हुकूमत उसी की होती है जिसकी लेजिस्लेचर के अंदर मेजॉरिटी होती है, तो नेचुरली उसने कानून वही पास होना है जो उसका होगा, और कानून भी वो फिर पेश करता है, दूसरे लोग भी पेश करते हैं, वो पास नहीं होते, वो एक अलग बात है। लोग अपने प्राइवेट मेंबर बिल्स भी पेश करते हैं, तो पूरी ऑल टुगेदर लेजिस्लेशन के हैं फॉर्म्स हैं उसकी। लेकिन ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से जो कि ट्रेजरी बेंचेस वो होते हैं जो सरकार जो जिनकी सरकार होती है, जो कि हुकूमत में पावर में होते हैं, और ओपोजिशन बेंचेस जिस तरह नाम से सजेस्ट होता है कि ओपोजिशन के जो बेंचेस होते हैं। ठीक है जी। तो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से इनिशिएट जो बिल किए जाते हैं नेशनल, क्योंकि उनकी मेजोरिटी होती है तो उसने कानून बनना ही बनना होता है, लॉ बनना ही होता है। ठीक है, तो इसलिए वो पॉलिसी भी बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट लॉ को करते हैं, अप्रूव भी एक तरह से कहने करवाते हैं। और फिर उसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स जो हैं, जो होल्ड करना है, जिन्होंने पब्लिक ऑफिस होल्ड करने हैं, उनको अपॉइंट भी करते हैं। मतलब अपॉइंटमेंट्स हैं, सेक्रेटरी लेवल जो ट्रांसफर्स हैं, सब चीज़ें जो है ये भी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो है ये पूरा यही काम कर रहा होता है। तो ये भी पॉलिटिकल एग्जेक्टिव की एक्सेप्टेंस के साथ उनकी प्रमोशंस जो हैं वो भी उनकी उसकी एक्सेप्टेंस और उसकी जो है वो अप्रूवल के बाद ही होती है। फिर उसके बाद as regards its role in foreign affairs, it includes framing of foreign policy, appointment of diplomatic corps, negotiation of treaties with foreign countries, making of pacts and agreements with foreign establishments, and receiving diplomatic missions of other countries। ठीक है जी। अब उसका ये सिर्फ तो इंटरनल के अलावा उसके एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सबसे बड़ी ये कि वो फॉरेन पॉलिसी बनाता है विद द हेल्प ऑफ द फॉरेन ऑफिस एंड द फॉरेन मिनिस्टर। फिर उसके बाद ये है कि वो जो दूसरे मुल्कों से ट्रीटीज होती हैं वो भी वो कहता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है ऑफ द स्टेट, नेचुरली हाईएस्ट सबसे बड़ा डिप्लोमेट होता है स्टेट का। ठीक है ना, तो इस वजह से वो निगोशिएट भी करता है ट्रीटीज को, और उनसे ताल्लुकात भी बनाता है, एग्रीमेंट्स पे भी साइन करता है, दूसरे मुल्कों के दौरे भी करता है। तो वो बीइंग द चीफ डिप्लोमेट ऑफ द कंट्री उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। फिर टू डिसाइड अबाउट द रेकग्निशन ऑफ एनी कंट्री और अ फॉरेन गवर्नमेंट इज द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये भी डिस्क्रिप्शन जो है ये भी उसके पास होती है। अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर ये डिस्क्रिप्शन जो है ये जो है उसके पास होती है, क्या नाम है, कांग्रेस के पास। ठीक है जी। the countries to decide about the recognition of any country or a foreign government is the sole discretion of the executive. Head of the state is also the supreme commander of the armed establishment, and is the in his capacity he appoints a number of important military, naval and air force officials and makes decisions about foreign peace। ठीक है जी। वो उनके हेड ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट जो है, लेकिन वो पाकिस्तान में प्रेसिडेंट टाइटलर है, और जो असल पावर्स जो हैं वो एग्जेक्टिव के पास ही हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं। तो इस वजह से लेकिन अमेरिका के अंदर जो है, लेकिन इंटरेस्टिंगली अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर तो है आर्म फोर्सेज का, लेकिन एट द सेम टाइम ही कैन नॉट डिक्लेयर वॉर। दिस इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कांग्रेस। लेकिन बाज़ दफ़ा आपको इस तरह पता है कि बाज़ दफ़ा बहुत ही इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना होता है, बड़ा क्विकली रिस्पॉन्ड करना होता है, और बहुत ही सीक्रेटिव होता है। तो फिर उसके अंदर ये होता है कि वंस द डीड इज़ डन,
तो फिर उसको ना डिक्लासीफाई कर दिया जाता है कुछ अर्से बाद, बता दिया जाता है कि हमने ये एक्शन किया है। तो कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिविटी ऑफ द सिचुएशन एंड मैटर एट हैंड, तो फिर उसके हिसाब से जो कांग्रेस है वो भी कंप्लाई कर लेती है, ठीक है जी। तो वो अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसमें इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन एग्जेक्टिव जो है उसकी जो सिचुएशनल पावर्स भी जिस तरह से आप कह रहे हैं उसके पास वो आ जाती है। फिर लेजिस्लेटिव पावर्स, पार्लियामेंट्री सेटअप में तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। इन a parliamentary setup the cabinet is a part of the parliament. As such, most of the bills that are later transformed into laws consist of the government bills, that is the bills initiated by the cabinet. Naturally, क्योंकि the cabinet, the government, the executive primarily holds majority in the legislature, तो कानून वही पास होंगे, नेचुरली मेजोरिटी के जो अप्रूवल होंगे वही कानून, उसी बिल ने कानून बनना है। तो जब उनको मेजोरिटी वोट मिल जाते हैं तो इसलिए ये उनका है। फिर उसके अलावा बजट भी पास करवाते हैं, दूसरी चीजें। अंडर प्रेसिडेंशियल सिस्टम, डिस्पाइट द इन्फोर्समेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, द प्रेसिडेंशियल इज रिगार्डेड एज लेजिस्लेटर इन हिज ओन राइट एज वेल एज बाय virtue of the influence over the legislators. Virtue of the legislator के ऊपर क्या होता है कि जब असल में उसकी पार्टी के मेंबरान अगर हैं वहाँ पे मौजूद, तो नेचुरली अगर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट है और जो हाउस ऑफ रिपब्लिकन कांग्रेस है उसके अंदर मेजोरिटी रिपब्लिकन्स की है, तो नेचुरली उसके लिए आसान होगा। अभी तो थोड़ा सा मसला आता है अमेरिका के अंदर, वो ये कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो कांग्रेस के अंदर मेजोरिटी के अंदर हैं और जो प्रेसिडेंट है वो जो है वो रिपब्लिकन है, तो उनके दरमियान एक डिफरेंस ऑफ आइडियाज हैं, कन्फ्रंटेशन होती है। लेकिन अगेन व्हेन इट कम्स टू द इंटरेस्ट ऑफ यूएसए, ऑल आर ऑन द सेम पेज, वो फिर वहाँ पे कोई कन्फ्रंटेशन नहीं आती, ठीक है जी। पहला जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट फॉर इंस्टेंस कैन सेंड स्पेशल मैसेजेस टू कांग्रेस कैरिंग प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन एंड कैन आल्सो समन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन विद कांग्रेस। को एक स्पेशल सिचुएशन के पर्सपेक्टिव में मद्देनजर रखते हुए जो कांग्रेस का कुछ स्पेशल इजलास है प्रेसिडेंट उसको भी कन्वीन कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड वो उसको लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स भी भेज सकता है कि भाई इन मामलों के ऊपर हमें लेजिस्लेशन की जरूरत है, काइंडली इस पर आप लेजिस्लेशन कर लें। फिर उसके बाद ही कैन वीटो द बिल्स पास बाय द कांग्रेस। अगर कोई बिल है जो कांग्रेस ने पास किया है और प्रेसिडेंट समझता है कि इट इज़ नॉट द राइट बिल या इट इज़ नॉट द टाइम टू पास सच अ बिल, तो वो उसको वीटो कर देते हैं या फिर पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो से मुराद ये होती है कि वो इसमें तो जिक्र नहीं है, वो थोड़ा मैं अब डिटेल में जा रहा हूँ, लेकिन पॉकेट वीटो ये होता है कि वो ना उसको ना वीटो करता है ना अप्रूव करता है, बस उसको रख छोड़ता है, तो वो फिर डिलेइंग टैक्टिक होता है ये जो भी पॉकेट वीटो होता है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है तीसरी चीज़, द प्रेसिडेंट एंजॉयज इंपॉर्टेंट पावर्स टू इशू ऑर्डिनेंस एंड एग्जीक्यूटिव कुकीज। अब देखिए मद्देनजर रहे बेटा कि जो पार्लियामेंट है इट इज़ नॉट ऑलवेज इन सेशन, ठीक है ना, ब्रेक आ जाते हैं कुछ, तो उस ब्रेक की सूरत में क्योंकि अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट तो हर वक्त चल रहे हैं, तो उस गैप को की वजह से वो डिले ना हो जाए तो प्रेसिडेंट को पावर दी जाती है ऑर्डिनेंस की। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी और प्रेसिडेंशियल सिस्टम दोनों में ये पावर एग्जिस्ट करती है। जैसे पाकिस्तान में प्रेसिडेंट जब ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक विद इन द 90 डेज ऑफ द इशूइंग ऑफ द ऑर्डिनेंस उसको जो पार्लियामेंट है उससे पास करवाना जरूरी है, ठीक है जी। तो इस वजह से इन दी एब्सेंस ऑफ द लेजिस्लेचर के अगर वो सेशन में नहीं है या जिस बात जैसे हमारा इंटरिम गवर्नमेंट का सिस्टम आता है तो उसमें कानून साजी करने के लिए जरूरत पड़ जाती है, तो अब प्रेसिडेंट जो है इट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस, ठीक है जी। फिर उसके बाद बाय हिज सेक्रेटरीज हु आर द हेड ऑफ डिफरेंट पोर्टफोलियोज एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से मुराद ये है कि वो जब अपने पर्टिकुलर पोर्टफोलियो जो अपनी वजारतें चला रहे हैं वहाँ पे फैसले करने के लिए, वहाँ पे कोई नया कानून बनाने के लिए, कानून साजी करने के लिए उनके पास भी डेलीगेटेड जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं कि वो अपने पर्टिकुलर पोर्टफोलियोज के रिगार्ड उनकी बेहतर फंक्शनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के तहत वो वहाँ पे कानून बना सकते हैं। फिर आगे फाइनेंशियल पावर्स एग्जीक्यूटिव की, द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव प्रिपेयर्स एनुअल बजट, ये बजट बनाता है इन द फॉर्म्स ऑफ डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स एंड प्रपोजल्स फॉर रेजिंग फंड्स एंड सबमिट्स इट्स बिफोर द लेजिस्लेचर फॉर इट्स अप्रूवल, ठीक है जी। वो बजट बनाता है, बजट प्रपोजल बनाता है, फिर उनकी अप्रूवल जो है वो लेता है फ्रॉम द पार्लियामेंट। फिर उसकी जुडिशियल पावर्स क्या है, the head of the state can normally exercise some judicial powers. He appoints judges of the superior courts, but they can't be removed at his discretion under the Constitution of Pakistan. They can be removed by the president, subject to an adverse inquiry report prepared by the Supreme Judicial Council. जैसे मैंने ऊपर भी अर्ज किया था कि अमेरिका में जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है कि आपने जज जो है उसको अपॉइंट कर दिया है, लेकिन दैट जज जो है फर्स्ट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट and then approved by the Congress, he has become the member, he has become a judge, लेकिन अब उसको हटा नहीं सकते until and unless कि उसने कोई जो मिस यूज ऑफ पावर है
या उसने कोई जो करप्शन की कुछ ऐसा गलत काम किया है, तो उसके अलावा और अदर कोई सोर्स नहीं है या कोई रीज़न नहीं है जिसकी बुनियाद पर उसको हटाया जाए। तो ये एक पावर है। पाकिस्तान में जिस तरह यहाँ पर उन्होंने मिसाल दी कि प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, जिसके अंदर मेरा ख्याल सेक्रेटरी कानून और जो सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं वो उसके अंदर होते हैं, और वो उसको रिव्यू करते हैं और फिर उनकी प्रपोजल्स की बेस के ऊपर ये फैसला किया जाता है। फिर उसके बाद अगली चीज़ जो आती है वो आती है कि ही कैन ग्रांट रिप्रीव एंड क्लेमेंसी हेड ऑफ द स्टेट। ये हमारे यहाँ भी है कि उसके वो जो पार्डन करने की पावर है, माफ़ कर देने की, कोई भी सज़ा अदर देन मेरा ख्याल है जो वो है या रहम की अपील भी आप लोगों ने सुन रखा होगा। अदर देन मेरा ख्याल जो अगर उसने कोई ट्रीजन की है, बगावत की है या गद्दारी की है, उसके अलावा बाकी जो है वो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन होती है, हेड ऑफ द स्टेट की डिस्क्रिप्शन होती है कि वो किसी को भी माफ़ी दे सकता है। He can grant review and clemency, but he can't use this power in respect of the punishments given through impeachment. अच्छा, और एक और जो है वो ये impeachment के जरिए, मतलब फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट जो है वो impeach हो गया, मद्देनजर है यहाँ पे जो वाटरगेट स्कैंडल के अंदर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उस जमाने के, निक्सन, उनको उनकी वो इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ था, लेकिन उन्होंने राइट अवे इस्तीफा दे दिया था। उनको रिप्लेस किया था जेराल्ड फोर्ड ने। तो जेराल्ड फोर्ड ने अपनी प्रेसिडेंशियल पार्डन की पावर इस्तेमाल करते हुए उनको माफ़ कर दिया था कि जो भी उनसे गलती हुई थी, लेकिन मद्देनजर है कि उनकी इम्पीचमेंट नहीं हुई थी, उन्होंने इम्पीचमेंट से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था और उनको रिप्लेस किया था जेराल्ड फोर्ड ने। ठीक है जी, 73-74 की बात है। फिर अगला है द सिविल servants also exercise some quasi judicial powers in regard of it to administrative affairs even in the countries where judicial process based on rule of law is followed. पाकिस्तान के अंदर भी जो आपका डीसी होता है उसके पास सर्टन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल उसको जो है वो लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई होती है, वो जो आर्बिट्रेशन है और इस तरह की चीज़ें करके वो जो है वो जो जुडिशियल पावर्स दी गई होती हैं और वो आर्बिट्रेशन करके उनका फैसला भी करवा देता है। मेरे ख्याल लेवल 1 का मजिस्ट्रेट भी होता है, ये शामी को मेरे ख्याल चीज़ों की ज़्यादा समझ है, तो अगर शामी जब ये पहुँचो यहाँ पे तो काइंडली हमारे भी ज़रा इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना तो ये क्या होता है। ठीक है जी, तो आपके जो है फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो है वो भी खत्म है। अच्छा जी, हमारा अगला टॉपिक जो है वो है फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर। द प्राइम फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉस। ठीक है जी, कानून साजी करना ये सबसे बुनियादी उसकी जिम्मेदारी है। Other than that, it is also its responsibility to amend and alter all the existing laws. ठीक है जी, जो भी existing मौजूदा कानून है उनको alter करना, उनको amend करना, उनको repeal करना according to the modern day needs, क्योंकि बहुत से कानून जो हैं over the period of the time they lose their utility, ये नई जो concept है वो emerge हो जाते हैं, तो उनको for example जो पाकिस्तान का होगा टेलीग्राफ एक्ट, जिस ज़माने में वो बना था उस ज़माने में टेलीफोन या पोस्टल सर्विसेज होती थी। अब आपके पास इंटरनेट भी है, दूसरी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन भी और ऐड हो गई हैं, तो अब आपके लिए वो उस तरह पॉसिबल है। तो उसको अमेंड करना, उसको मॉडर्न डे नीड्स के हिसाब से अडेप्ट करना, वो भी जिम्मेदारी जो है वो आपके जो है लेजिस्लेचर की। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें लेजिस्लेचर के पास है। फिर उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये है कि जी अगेन हम जब इन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन फंक्शंस को पढ़ेंगे तो हमें एक बात मद्देनजर रहनी चाहिए कि फॉर अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम दे विल बी डिफरेंट, द फंक्शंस मोर और लेस विल बी द सेम बट देयर विल बी डिफरेंस इन एग्जीक्यूशन, क्योंकि वो दोनों के दरमियान सिस्टम्स डिफरेंट हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो समहाउ वही होंगी, लेकिन उनकी जो एग्जीक्यूशन है ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनमें ज़रा डिफरेंस होगा। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट इज नाइदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल, ये भी एक बात है, क्योंकि आप अगर देखिए अगर एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर होगी तो क्योंकि अल्टीमेट गोल जो है ऑफ द गवर्नमेंट एंड फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट इज द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और जब इन तीनों ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट का जो है या for their better functioning it is important that they should have some kind of communication, और या they should have some kind of interdependence, क्योंकि फिर वो अगर एक दूसरे पे interdependence होंगी और they are not acting in isolation from each other और वो independent from each other, तो फिर उसका नुकसान ये होगा कि वो उनके दरमियान जो है ना वो cooperation नहीं create हो सकेगा, उनके दरमियान में जो एक बाहमी इश्तराक से जो एक कलेक्टिव एफर्ट है वो नहीं हो सकेगी। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि some level of cooperation should exist between the two organs,
या 3 ऑर्गन्स जो हैं। तो इसी वजह से एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर, अमेरिका जहाँ से ये सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ है, वहाँ पे भी अब एब्सोल्यूट जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर जो एग्जिस्ट नहीं करती। हम आगे जाके थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको तो समझ भी आएगी कि उन्होंने एक तरह से वो चेक एंड बैलेंस रखने के लिए बेशक उन्होंने एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस जो है वो not as per provincial जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की डिपेंडेंस नहीं है, लेकिन somehow उससे लेवल में काफी कम, लेकिन there is dependence of some sorts that exists between the organs of the government in presidential system. Complete separation of powers between the branches of government is neither possible nor desirable. In some parliamentary system, executive is the part of the legislature as the latter forms and controls the cabinet. ठीक है जी, पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको पता है कि वो ओरिजिनेट ही जो होता है वो लेजिस्लेचर से हो रहा होता है, तो इस वजह से उनके पास वो एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं। और क्योंकि वो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, एग्जेक्टिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में जब तक उनकी मेजोरिटी होगी तब तक उनकी गवर्नमेंट होगी। फिर इसी तरह वहाँ पे जो मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन है, दे एक्ट एज द कॉन्शियस ऑफ द गवर्नमेंट, वो उनकी जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ऑपोजिशन जो है उसको क्रिटिसाइज करती है, उसके ऊपर नुक्ताचीनी करती है, उसको स्क्रूटाइज करती है, और हुकूमत की जो भी गलतियाँ होती हैं उनको पॉइंट आउट करती रहती है। तो इस वजह से ये जो है वो एक पूरा ही इंटरडिपेंडेंस चलता है ऑपोजिशन के साथ। अगर कोई अमेंडमेंट करनी है तो उनको कोऑपरेट भी करना पड़ता है ऑपोजिशन के साथ मिलकर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए आपको थोड़ा ज़रा बड़ी एक नंबर ऑफ वोट्स चाहिए होते हैं बरतानिया के अलावा। लेकिन फेडरल स्टेट्स, जो फेडरल पार्लियामेंट्री स्टेट्स लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए आपको थोड़ी सी बड़ी मेजोरिटी चाहिए। उस मेजोरिटी को के लिए भी आपको अपोजिशन पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो समहाउ जो एग्जेक्टिव है, जो भी क्योंकि उसने कानून पास कराना है, और उसकी हुकूमत भी तब तक कायम रहेगी जब तक वो मेजोरिटी एंजॉय कर रही है इन द लेजिस्लेचर। तो इस वजह से जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो काफ़ी हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन इट कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट, तो एग्जेक्टिव, तो इस वजह से बड़ी उसकी फिर उसके अलावा मिनिस्टर्स पासिंग रेजोल्यूशंस, जॉइंट रेजोल्यूशंस, मूविंग डिफरेंट मोशंस, एंड फाइनली थ्रू पासिंग द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और अगर लेजिस्लेचर के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पास हो जाता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की छुट्टी हो जाती है। अंडर अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, American Senate ratifies the presidential appointments of federal officials and the treaties made with foreign governments. अब इसमें क्या होता है कि उन्होंने, जैसे मैंने ऊपर भी आपसे थोड़ा सा तस्करा किया, कि उन्होंने एक इंटरडिपेंडेंस का सिस्टम रखा है जिसको वो चेक एंड बैलेंस कहते हैं, कि उन्होंने किसी भी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के पास कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होने दी। मतलब क्योंकि उनका जो है अमेरिका जो है वो हमारी तरह वो भी एक कॉलोनी थी, और बरतानिया की, वहाँ पे बरतानिया की भी कॉलोनीज थी, स्पेन की भी थी, पोर्टुगल की भी थी, तो यूरोप की, फ्रांस की भी थी, तो मतलब काफ़ी कॉलोनीज थी अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका का कॉलोनियल पास्ट है, और उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि जो ऑगमेंटेशन ऑफ पावर या कंसंट्रेशन ऑफ पावर है वो कितना ही नुकसानदेह होता है फॉर एनी कंट्री। तो उन्होंने ना उसका रास्ता रोकने के लिए ये किया कि उन्होंने किसी भी जो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है उसके पास पावर कंसंट्रेट नहीं होने दी, और उन्होंने एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट को दूसरे ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर एक तरह से चेक एंड बैलेंस के ये एक सिस्टम बना दिया कि वो एक दूसरे के ऊपर नजर रखें, और वो एक दूसरे को जो है वो अपनी लिमिट्स के अंदर रखें। ठीक है, तो इस वजह से आप देखते हैं कि जो अपॉइंटमेंट है, फॉर एग्जांपल आपको मैं एक इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूँ कि मतलब जो आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, वुडरो विल्सन जो है वो उस जमाने के जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट थे ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उन्होंने लीड किया अमेरिका को इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और उनके जो 14 पॉइंट्स है, जो पहले फेमस 14 पॉइंट्स हैं वुडरो विल्सन, उसमें से एक पॉइंट था कि लीग ऑफ नेशंस बनाई जाए। अब लीग ऑफ नेशंस जो है वो एक इंटरेस्टिंगली, अगर आपको मजे की बात बताऊं, कि वो ब्रेन चाइल्ड था वुडरो विल्सन का, लेकिन इंटरेस्टिंगली अमेरिकन कांग्रेस ने उसको रेटिफाई नहीं किया कि अमेरिका जो है वो लीग ऑफ नेशंस का मेंबर बने। और इस वजह से क्या हुआ कि अमेरिकन ब्रेन चाइल्ड होते हुए भी अमेरिका जो था वो लीग ऑफ नेशंस का मेंबर नहीं था, और लीग ऑफ नेशंस के पतन से बेटा यूएनओ भी मार गया। लेकिन ये लीग ऑफ नेशंस जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद। तो ये पावर है उनकी कांग्रेस की। फिर American Senate ratify directly affect the policies of the president by ratifying treaties, sanctions, grants in aid, or refusal to pass demands for grants or proposals for raising funds. ठीक है जी। अब उसके पास एक और जो बड़ी इम्पोर्टेंट पावर है वो फंड फाइनेंशियल पावर है।
और वो भी उसको बड़ा इस्तेमाल करते हैं। आगे जब उसकी कंट्रोल ओवर फाइनेंसिस को पढ़ेंगे तो हमें और समझ आएगा कि अमेरिका में उसको वो कैसे जो है लेजिस्लेचर जो है उस अपनी पावर को इस्तेमाल। अच्छा, तीसरा जो है हमारा पॉइंट वो है कंट्रोल ओवर फाइनेंस। Legislature in a modern state is regarded as the custodian of the purse of nation. Without its consent, no tax can be imposed nor money spent. At the beginning of every financial year, the executive prepares budgetary proposals and present these before the House of for its approval. ठीक है जी। अब इसमें ये है, इसके पीछे रैशनल मेरा बेटा ये है कि आपका जो हाउस है, आपका जो लेजिस्लेचर है, वो इट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल, क्योंकि वो लोगों के वोट से होके पास होके, पॉपुलर हाउस है ना, लोगों की पॉपुलर विल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्योंकि हुकूमत के पास जो एक्सचेकर है, जो कौमी खजाना है, उसमें पैसे किसके हैं? वो अवाम के पैसे हैं। तो इसलिए उसके ऊपर पावर जो है वो अवाम की पावर होनी चाहिए। इस वजह से हुकूमत को ये बाउंड किया गया है, एग्जेक्टिव को ये बाउंड किया गया है कि वो जो भी पैसा खर्च करती है, जो भी नया टैक्स इम्पोज करती है, या जो भी बजट उसने पेश करना है, वो अपने जो लोअर हाउस है, क्योंकि लोअर हाउस जो था वो पॉपुलरली इलेक्टेड होता है, या लेजिस्लेचर कह लें अगर आपको और आसानी के लिए, लेजिस्लेचर दोनों हाउसेस को मिला के कहते हैं। तो वो जो हाउसेस होते हैं वो उसके अंदर वो जो लोअर हाउस में वो पेश करती है, क्योंकि लोअर हाउस होता है वो पॉपुलर इलेक्टेड होता है। अमेरिका में इसको जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, बरतानिया में इसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, पाकिस्तान में इसको नेशनल असेंबली कहते हैं। ये पॉपुलरली इलेक्टेड हाउसेज हैं, और हुकूमत जो है वो अपने जो भी फाइनेंशियल कानून जो वो नए बना रही है, या कोई नया टैक्स इम्पोज कर रही है, या जो बजट है वो यहाँ से अप्रूव कराती है। लेकिन अपर हाउस में भी ये रेटिफिकेशन के लिए जाता है, लेकिन वो एक कस्टमरी है, कॉन्स्टिट्यूशनली ये बाउंड किया गया है कि जो अपर हाउस है वो कभी भी कोई फाइनेंशियल जो चीज़ है वो जो है वो पास नहीं कर सकता, सॉरी, और वहाँ से ओरिजिनेट नहीं होती वो। जब भी कोई ऐसा फाइनेंशियल जो होगा सिस्टम, वो ओरिजिनेट जो है वो लोअर हाउस से होगा, क्योंकि वो पॉपुलरली इलेक्टेड होता है, अवाम के डायरेक्ट वोटों से वहाँ पे नुमाइंदे आए होते हैं। फिर in Britain, House of Commons has its own a committee on public accounts chaired by an important member of the opposition to scrutinize the fiscal matters. ये भी है, जैसे मैंने आपको ऊपर भी अर्ज किया कि opposition की जो बुनियादी जिम्मेदारी है, it act as the conscience of the government. तो इसी तरह ये होता है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पाकिस्तान में भी आप सबने इसका नाम सुन रखा होगा। इसका जो बुनियादी मकसद होता है इस गवर्नमेंट का, इस कमेटी का, सॉरी माजरत के साथ, कि इस कमेटी का जो बुनियादी मकसद ये होता है कि जो हुकूमत ने पिछले 1 साल के अंदर जो खर्चे किए हैं, या फॉर दैट मैटर कि जो पिछले दौरे हुकूमत में जो खर्चे किए, ये उसको जो है वो करता है, स्क्रूटनाइज करता है, उसको जो है ये क्या नाम है ऑडिट करता है उसका। और इसमें कोशिश ये की जाती है कि अपोजिशन का कोई बंदा लगाया जाए। पाकिस्तान में भी पहले तो हुकूमत का अपना बंदा ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठा करता था, लेकिन पोस्ट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बिटवीन बेनजीर भुट्टो साहब एंड नवाज शरीफ साहब, तो उसके बाद ये हुआ कि उसमें ये सजेस्ट किया गया था कि देयर शुड बी जो है जो अपोजिशन का सरबराह है, ही शुड बी द जो अपोजिशन लीडर है, ही शुड बी द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जिस मकसद के तहत वो इंट्रोड्यूस किया गया था, हमें अभी तक उसमें कोई कामयाबी तो नहीं हुई। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स वाला ही काम चल रहा है। फिर इन बाइकैमरल लेजिस्लेचर जिसमें इसमें 2 हाउसेज होते हैं, ऊपर भी इसका जिक्र आ चुका है, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होता है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होता है जिसमें सिर्फ एक सिंगल हाउस होता है ऑफ लेजिस्लेशन। ऑन द अदर हैंड जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है उसमें देयर आर 2 हाउसेज ऑफ लेजिस्लेशन, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अमूमन लोअर हाउस होता है वो पॉपुलरली इलेक्टेड होता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद जुडिशियल पावर्स, American Senate, for instance, hear cases involving impeachment of the president, vice president, and those of the federal officials. British House of Lords is the highest court of appeal. अच्छा, अब impeachment जो होती है ना, impeachment का जो process होता है वो चलता है between क्या नाम है वो जो हाउस ऑफ हाउस कह रहा हूँ, अमेरिकन सेनेट है, वो वहाँ पे किया जाता है वो प्रोसेस, कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कोई रॉन्ग डूइंग की है, या वाइस प्रेसिडेंट ने कोई गलती की है, गलत काम किया है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई एक्ट किया है, या किसी फेडरल ऑफिशियल ने ये काम किया है, तो इन तीनों की जो जिम्मेदारियाँ, इन तीनों की जो गलती है, या इन तीनों की जो सज़ा है,
वो जो है वो दी जाती है, क्या नाम है उसको, मतलब वहाँ पे उसकी इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसेस चलता है। इंटरेस्टिंगली एक बात जो मैं बताता चलूँ कि यहाँ जो उसका लीड करता है उसको, क्या नाम है, उस प्रोसेस को, वो जो है वो करता है, क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे उसको, जो चीफ जस्टिस है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो उसको लीड करता है। ठीक है जी, वो उसको लीड करता है। और लेकिन ब्रिटानिया के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो था वो ये काम किया करता था कि वो एज एन हाई कोर्ट और जो अदालत का होती थी, उस दिन क्या होता है जिस दिन वो अदालत की कार्रवाई कर रहे होते थे, तो उस दिन जो है जो लॉर्ड चांसलर जो उनका वजीर कानून है वो उस प्रोसीडिंग्स को हेड किया करता था। और लॉ लॉर्ड्स जो हैं, जो उनके एरिया ऑफ स्पेशलिटी जो है, स्पेशलाइजेशन जो है वो लॉ होता था, वो उसमें पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन 2010 के बाद अमेरिका सॉरी लंदन हाई कोर्ट बन गई थी और उस लंदन हाई कोर्ट के अंदर बाकी केसेस जो है वो चला करते थे। ठीक है जी, चला करते हैं, तो उसकी वो पावर जो है वो विड्रॉ कर दी गई है फ्रॉम द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। फिर एज अ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट जो है, इसलिए होता है कि यहाँ पे मेंबर्स आते हैं, वो एक पूरे पॉलिटिकल विगर से गुजरते हैं, तकरीरें करते हैं, तकरीरें सुनते हैं हुकूमत साजी के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चर्चिल की मिसाल दी जाती है कि चर्चिल जो है वो जाके जो प्राइम मिनिस्टर बने ऑफ बरतानिया, वो जाके बने 1940 में, लेकिन उससे पहले 20-22 साल वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रहे, और पूरे उससे वो अपनी उन्होंने जो एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो एक्सपीरियंस किया, उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। ठीक है जी। फिर उसके सिलेक्टिव फंक्शंस भी हैं, तो मतलब वो क्या है जी, इन अमेरिका इफ नो कैंडिडेट गेट्स अ क्लियर मेजोरिटी, अब वो इलेक्टोरल कॉलेज का रोल भी प्ले करता है अमेरिका के अंदर, जो उनका कांग्रेस है, कि कांग्रेस से मुराद मेरी ये है कि जब मैं कांग्रेस की बात करता हूँ अमेरिका में, तो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट बोथ आर इंक्लूडेड इन इट। ठीक है जी, तो वो भी उसमें शामिल होते हैं। तो एक तो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वाला हो गया। फिर उसके बाद क्या नाम है, फिर उसके बाद सेनेट इलेक्ट एनी पर्सन, वो इस प्रोसेस में आ गया। प्रेसिडेंट होगा तो वाइस प्रेसिडेंट के साथ ही इलेक्ट हो गया। फिर फ्रॉम अमंग्स द कैंडिडेट्स वो अटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, कि नेचुरली जो डिसीजन नहीं हो पाया या कुछ ऐसा मसला, तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो डिसाइड करता है, वहाँ पे जिसको मेजोरिटी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें तो 100 मेंबर ऑन सेनेट के हो गए और 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी जो है, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के नाम से है, तो वहाँ पे वाशिंगटन डीसी से भी 3 बंदे लिए जाते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी होती है। तो टोटल इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो 538 मेंबर्स के ऊपर मबनी होता है। तो वो जो है फिर वो वोट करके वो चुनता है कि हु शुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ठीक है जी, वो ये काम भी करता है। फिर इन पाकिस्तान एंड इंडिया द पार्लियामेंट एंड द प्रोविंशियल असेंबली जॉइंटली इलेक्ट द प्रेसिडेंट। In Switzerland and some American states, the legislature elect not only the members of the executive but the judges as well. कहते हैं कि उसके अलावा इलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ गई पाकिस्तान में। प्रेसिडेंट के अलावा जो हमारा सेनेट का इलेक्शन है, उसके अंदर भी बेटा हमारी जो नेशनल असेंबली है और जो हमारी क्या नाम है प्रोविंशियल असेंबलीज है, वो हिस्सा लेती है। नेशनल असेंबली सिर्फ जो फाटा के मेम्बरान हैं 8, और जो इस्लामाबाद के कैपिटल टेरिटरी के 4 मेम्बरान हैं, उनके लिए वोट करते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद और फाटा दोनों की अपनी प्रोविंशियल असेंबलीज नहीं है। अब आके जब इंटीग्रेशन हो गई बिटवीन फाटा एंड केपी, तो फिर उसके बाद प्रोविंशियल असेंबली ऑफ केपी के जो है वो ये रोल प्ले किया करेगी, और फिर मैं कल नेशनल असेंबली सिर्फ इस्लामाबाद के लिए वोट किया करेगी। ठीक है जी। फिर वेंटिलेशन ऑफ ग्रीवियंसेस हैं। The member of the legislature perform an important function of ventilation of grievances। उसमें पहले क्या है, क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि कॉन्शियस का काम करता है कि कोई हुकूमत ने कोई गलत पॉलिसी बनाई है, उसके ऊपर प्रोटेस्ट भी करते हैं और उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, और हुकूमत को पुश करते हैं कि वो या तो अपनी पोस्ट पॉलिसी को अमेंड करे, इम्प्रूव करे, या फिर रोल बैक करे। फिर क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है जी, सवाल पूछते हैं उनसे, रेजोल्यूशंस पास करते हैं हक में। इन फेवर आप पाकिस्तान में भी आप देखते हैं कश्मीर के हक में कितनी रेजोल्यूशंस पास होती हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है जो वो एक तरह से जो वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं कि विल ऑफ द जो लेजिस्लेचर है वो भी रिप्रेजेंट हो रही थी उसके साथ साथ, क्योंकि जब जॉइंट रेजोल्यूशंस पास होती हैं तो वो एक कलेक्टिव और गुडविल भी उससे क्रिएट होती है कि इस मसले के ऊपर, कश्मीर के मामले के ऊपर पाकिस्तान में कभी भी पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं रहा, सब लोगों का हमेशा कंसेंसस ही होता है उसके ऊपर कि वो उनके साथ ही हमने खड़े होना। फिर a large majority of the members remain indifferent to the legislative business while most of them are unable to understand the technicalities involved in the process। ये क्रिटिसिज्म भी है हल्का सा, क्योंकि बाज़ दफ़ा क्योंकि हर बंदा जो है वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आ रहा है, ये ज़रूरी है कि वो शायद एक पॉपुलर
जो है सपोर्ट रखता हो, लेकिन वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पॉपुलर जो है हर बंदा उसको सपोर्ट भी करता हो, ठीक है ना जी। तो या उसको सॉरी सपोर्ट हर बंदा उसको सपोर्ट करता हो, आवाम सपोर्ट करती हो, लेकिन उसके अंडर जो स्टेट ऑफ द बिजनेस जो द स्टेट जो है उसको रन करने में वो समझदार रखता हूँ, या उसको लेजिस्लेचर की जो निटी ग्रिटीज है उसकी समझ हो, ठीक है। तो वो बाज़ दफ़ा वो बहुत कम मेंबर ही हैं जो बड़े एक्टिव होते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो चुप ही होते हैं, और जब उनके मुतलिक या उनके कॉन्स्टिट्यूंसी से मुतलिक काम आता है तभी वो अपना सवाल करते हैं। दे मेयरली अबाइड बाय द डिसीजंस ऑफ देयर पॉलिटिकल लीडर्स। वो महज उनका काम ये होता है क्योंकि वो पॉलिटिकल एक उससे वो पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के वोट बैंक को ऊपर आए होते हैं, तो फिर वो पार्टी ही के सिर्फ उनका काम ये था कि आए और वोट डाला और फिर उसके बाद। लेकिन पाकिस्तान की लेजिस्लेचर के अंदर भी एक उन्होंने ताकि मेक श्योर किया जाए कि इस तरह का ना हो, तो उन्होंने ये पाबंदी लगाई है ऑन द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कि वो लोग जो हैं वो उनकी अटेंडेंस के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी है। लेकिन समहाउ हमने देखा था कि जब इमरान खान साहब ने धरना दिया था तो उनकी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है उन सारों की जो अटेंडेंस है वो नीचे थी, शॉर्ट थी, लेकिन फिर भी उसके ऊपर दरकिनार किया गया और उनको आने दिया गया। तो ऐसे ये ज़रूरी है कि एक कोई प्रोसेस, मतलब ये मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं इसमें आप ऐड ना करें बेशक, लेकिन ये मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, कोई ना कोई उनकी जो मेंबर ऑफ द असेंबलीज हैं उनकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करने या जज करने का कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, जिसमें अटेंडेंस भी होनी चाहिए, जिसमें पार्टिसिपेशन इन द प्रोसीडिंग्स भी होनी चाहिए, और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर उनको डिक्लेयर करना चाहिए कि अगले इलेक्शन में ये बंदा हिस्सा ले सकता है कि नहीं। क्योंकि अगर जाके वहाँ पे सिर्फ एसी ही का मजा लेना है और कुर्सी पे बैठना है और इस्लामाबाद का टीए लेना है, तो फिर तो आप सही तरह अपने जो मेन जो मकसद है असेंबली बनाने का या उसके अंदर आप कलेक्ट करने का, वो तो फिर पूरा नहीं हो रहा। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है उस मकसद को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए आप जो लोग हैं उनको जो है वो कह लें कि उनको ये मेक श्योर करें कि वो पार्टिसिपेट करें इन द प्रोसीड्यूर्स ऑफ द जो असेंबली है, ठीक है जी। ये हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर। अच्छा जी, हमारा लास्ट टॉपिक जो इस गोल का है वो है फंक्शंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है जी। प्राइमरी फंक्शन जो है अगेन वो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है, वो हम पढ़ते हैं प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड द इन्फोर्समेंट ऑफ जस्टिस इन अ सोसाइटी। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज टू, in simple words, is the protection of fundamental rights that are being granted by the constitution। जो आइन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स गिवन है उनकी हिफाजत करना, और दूसरा ये कि इंसाफ को लागू करना पूरे माशरे के ऊपर, क्योंकि नेचुरली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, जुडिशरी है। फिर उसके बाद द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कोर्ट्स इज टू इंटरप्रेट लॉ एंड अप्लाई इन इट टू द केसेस एंड डिफरेंट कंट्रोवर्सीज, ठीक है जी। अगेन द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इंटरप्रेट लॉ, ठीक है, नेचुरली कानून बना दिया गया है। इंटरप्रेट से मुराद यहाँ पे ये है कि उन्होंने इसको ट्रांसलेट करने के लिए जो पर्टिकुलर केस है वेदर दिस पर्टिकुलर लॉ अप्लाइज दिस पर्टिकुलर केस, तो ये उन्होंने इंटरप्रेट करना है, इसकी बुनियाद पर इस्तेमाल करना है, उसको इन्फोर्स करना है, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने फैसला करना है, ठीक है जी। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कोर्ट इज टू इंटरप्रेट लॉ एंड अप्लाई इट इन केसेस डिफरेंट फ्रॉम कंट्रोवर्सीज। अ जज इज नॉट बेसिकली कंसर्न्ड टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ लॉ, मतलब वैलिडिटी ऑफ लॉ से मुराद ये है कि हैविंग दैट लीगल अथॉरिटी, कि मतलब वो जो लॉ है उसके पास इस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर कोई लीगल अथॉरिटी, या वो लीगल अथॉरिटी उसने रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करना है, उसने ये बिल्ड करना है कि वेदर दिस पर्टिकुलर लॉ अप्लाइज टू दिस पर्टिकुलर केस, अगर मतलब समहाउ, या व्हाट इज द रैशनल, व्हाट इज द रीजन जिसको वो यूज करते हुए अपना वो फैसला कर सकता है, मतलब रिलेट कैसे करेगा विद द केस में। लॉ हिज बेसिक फंक्शन इज टू अप्लाई इट इन द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है जी। मतलब लॉ जो है उसको इस्तेमाल करते हुए सेटल करना है डिस्प्यूट। फॉर एग्जांपल अब आप कहेंगे सेटल डिस्प्यूट से मुराद है कि कोई लड़ाई हो गई उसका, फॉर एग्जांपल एक कत्ल हुआ, अगर ये साबित हो गया कत्ल हो गया तो उसने इस्तेमाल करते हुए डिग्री ऑफ ऑफेंस को मद्देनजर रखते हुए, अगर उसने अपनी जो है जो कत्ले उम्दन होता है, मतलब ज़्यादा एग्जैक्ट तो नहीं मतलब उसको पता, कत्ले उम्दन होता है या कुछ इस तरह, मतलब एक तो स्पर ऑफ द मोमेंट के अंदर या सेल्फ डिफेंस के अंदर कत्ल हो गया, उसको उसकी सज़ा और है। अगर आपने प्लान करके एग्जीक्यूट किया है एक मर्डर को, उसकी सज़ा और है, ठीक है जी। तो ये फ़र्क है। फिर उसके बाद वो अप्लाई करता है
Judge resorts to analogical method and keeping in view the intention of the large lawgiver decides the case. ठीक है जी, कि वो देखते हैं कि ये लॉ गिवर है जिसने ये कानून बनाया है, उसने क्या उसके दिमाग में उसने क्या पर्सपेक्टिव और किस वजह से ये कानून बनाया है, और वो क्या चीज़ और किस इन्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए उसने कानून बनाया। मेरे ख्याल में अगर मैं इसमें ऐड करूं तो मैं ये भी करूंगा कि लॉ गिवर के अलावा वो जो ब्रीच करने वाला है वो उसकी भी जो इंटेंशन है उसको मद्देनजर रखते हैं। जैसे मैंने ऊपर भी बात की कि अगर उसने इंटेंशनली विद प्रॉपर प्लानिंग कत्ल किया है तो उसकी सजा और है कानून के अंदर, और अगर उसने जो है एक हीट ऑफ द मोमेंट में या कह लीजिए एक सेल्फ डिफेंस में कत्ल किया तो उन दोनों की जो पनिशमेंट्स हैं वो डिफरेंट। फिर उसके बाद जज परफॉर्म लॉ मेकिंग फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एडजुडिकेशन एंड इक्विटी। अच्छा, अब यहाँ पे जो मुराद है वो ये मुराद है बेटा, ये लॉ मेकिंग की जो बात करें, असल में जो जज फैसले देता है वो एज अ प्रेसिडेंट भी इस्तेमाल होते हैं, कि वो जो है वो इक्विटी के तौर पे कि ये जो फैसला दिया गया है प्रेसिडेंट है ये बन गया है, और फ्यूचर के अंदर उससे ही मिलते जुलते केस के अंदर लॉयर्स जो हैं वो मिसाल दे सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में जो कि मिलता जुलता केस था, ये जो जज है उसने ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि ये चीज़ ये कानून जो है इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। तो वो एक तरह से लॉ मेकिंग जो है वो भी ड्यूटी परफॉर्म करता है। ब्रिटिश कॉमन लॉ कंसिस्ट ऑफ द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट्स गिवन from time to time on the basis of analogical reasoning and customary ways of life of the society। ठीक है जी, तो ये एनालॉजिकल एनालॉजी ड्रिवन करते हैं ना, मतलब कि अगेन जिस ऊपर बात हुई कि लॉ गिवर ने क्या सोच के ये कानून बनाया होगा, तो जो जो जज है वो अपनी जो है एनालॉजी, अपनी जो विजडम है उसको इस्तेमाल करते हुए वो फैसला देता है, और वो बताता भी है जो डिटेल्ड जो रिजल्ट आते हैं, जो डिसीजन आते हैं उसके अंदर वो जस्टिफाई भी करता है कि उसने ये कानून अगर ये पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ लॉ जो है वो अगर इस्तेमाल किया है या अप्लाई किया है तो उसने वो क्यों अप्लाई किया है और उसके वो कौन से आर्टिकल्स हैं जो उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है जी। फिर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, हमने प्राइम ड्यूटी में पढ़ा था कि उसकी फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल जो है उनको प्रोटेक्ट करना जो है वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द जुडिशरी। अनदर स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कोर्ट्स इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल, लोगों के मन हकूक को। और जो पाकिस्तान के अंदर आप सबको जो सब वाकिफ होंगे, आप सब लॉयर्स ही बनने के प्रोसेस में है कि जो सुओ मोटो की पावर है वो भी जो ओरिजिनेट हो रही है, सुओ मोटो की पावर है वो इसी से ओरिजिनेट हो रही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान द जुडिशरी इज द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सिटीजन पाकिस्तान की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी वो कस्टोडियन है, तो इस वजह से वो देखती है कि भी अस्पतालों में जो है वो जो सेहत है वो अपने काम से इतना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, स्कूल में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही, तो ये क्योंकि ये राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ जो है ये हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट बीइंग द कस्टोडियन ऑफ दीज राइट्स तो फिर वो इंटरवीन करते हैं और फिर वो सुओ मोटो एक्शन भी लेते हैं। इस ये जो उनका पावर है इसकी बुनियाद के ऊपर उनको सुओ मोटो की पावर मिलेगी। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक फंक्शन है जो लेजिस्लेचर परफॉर्म करता है। इन दोस कंट्रीज वेयर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स पैरामाउंट, सुपीरियर कोर्ट्स एक्ट एज इट्स गार्डियन। ठीक है, अमेरिका के अंदर है वो जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है कि वो कोई भी कानून जिसको वो समझते हैं कि इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देते हैं। फिर यही कि इन अमेरिका फॉर इंस्टेंस द सुप्रीम कोर्ट थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कैन declare any law, decree, policy or action of the government or that of any public authority if it clashes with the constitutional law, उसको वो null and void declare करते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद credit goes to the decisions of the courts directing the government to hold general elections of the 1988 on party basis। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे ही हुआ कि 85 के अंदर जो हमारे ज़िया साहब ने इलेक्शन कराए थे वो वाले इलेक्शन जो बच्चों थे वो नॉन पार्टी बेसिस पे कराए थे, लेकिन जब 88 में इलेक्शन होने के टाइम आया तो फिर उसके अंदर केस किया गया और उस केस के अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो इलेक्शन कराए जाए ये पार्टी बेसिस पे, क्योंकि लोगों का ये पॉलिटिकल जो राइट्स हैं उनका हिस्सा है कि वो जो राइट टू असेंबल है जिसके ज़रिए उनको ये राइट मिल जाता है कि वो अपना जो अपनी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको प्रीच करें और उसके लिए वो पॉलिटिकल पार्टीज बनाए और स्ट्रगल करें और मूवमेंट चलाए, प्रोटेस्ट करें। ठीक है जी, ये इस वजह से ही उनका फंडामेंटल राइट है, उसी को मानते हुए उन्होंने कहा कि 88 के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये पार्टी बेसिस पे। फिर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, वो एडवाइस भी करते हैं।
Superior courts in some countries advise the government on the points of law, and can also give a declaratory judgment in which the courts point out the intention of the law. It is to be recollected that court's advice is not binding like its decision. ठीक है, अगर ये मतलब फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे डिसीजन का जिक्र है कि डेक्लेरेटरी जजमेंट जो है वो तो एक डिसीजन आ गया, तो नेचुरली उन्होंने उसके जरिए जो लॉ है उसको इंटरप्रेट कर दिया है, और वो अब एक तरह का प्रेसिडेंट है, इक्विटी है जो बन चुकी है। ऑन दी अदर हैंड, अगर प्रेसिडेंट को किसी बात पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक कंफ्यूजन किसी बात पे या कोई टर्मोइल चल रहा है, तो उसका हल करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि वो जो प्रेसिडेंट है उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है या जो चीफ जस्टिस है वो उससे एडवाइस तलब कर लेता है। लेकिन मद्देनजर है कि जो वो एडवाइस देता है इट इज़ नॉट अ बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट कि वो उसको फॉलो करे, वो उनकी मर्जी है तो फॉलो करे, ना करना चाहे तो ना करे, उनका काम सिर्फ ये है कि वो एडवाइस करें। फिर under the Constitution of Pakistan, the President is authorized to get the advice of the courts in legal matters, whereas in America, the courts can neither give declaratory judgment nor issue any advice. Supreme Court of Pakistan has resolved constitutional issues at many critical moments through its advisory jurisdiction. Naturally, जो critical constitutional moments आए थे वो यही थे कि जब मार्शल लॉ लगे थे और उन्होंने उनको टाइम दे दिया, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जस्टिस मुनीर साहब लेकर आए, तो ये हमारी जुडिशियल हिस्ट्री है। लेकिन यहाँ पे जो अमेरिका में इस वजह से ये पावर नहीं, क्योंकि उनके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर मौजूद है, इसके जरिए वो तमाम लेजिस्लेशन को मद्देनजर रख सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए वो बोला, उसकी वजह से उनको इन पावर्स की जरूरत नहीं पड़ती। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं। सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल स्टाफ जो है, जो लोअर जुडिशरी है उसकी अपॉइंटमेंट, इशुएंस ऑफ लाइसेंसेस, आर्म्स लाइसेंस वगैरह वो यहाँ से इशू करते हैं। सुपरविजन ऑफ विल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ इनसेन पर्सन्स, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स ऑफ फॉर बैंकरप्ट पर्सन्स एंड इंस्टीट्यूशंस। वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ये कस्टोडियन का काम करती है कि उनकी जो वो इस काबिल नहीं है मेंटली, उनकी जो मेंटल फैकल्टीज़ हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो परफॉर्म कर सकें, तो उनके बिहाफ पे जो उनकी फाइनेंशियल वेलबींग है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट जो करती हैं वो अदालतें करती हैं, वो कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव या कोई ना कोई कस्टोडियन लगा देती है, इस तरह का होता है। फिर उसके अलावा दूसरा काम ये होता है कि बाज़ दफ़ा जो किसी कंपनी या किसी इंडिविजुअल ने बैंकरप्सी फाइल कर दी है, तो फिर जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जो उसके जिन्होंने कर्ज ख्वाह हैं उसके, उनको डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अदालत के पास चली जाती है। फिर the judiciary can also issue rules and regulations in respect of admitting appeals and writ jurisdiction. ये भी है कि वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो अपील की जाती है उसके पास, वो ये डिसाइड करती है कि वेदर ये अपील सुनने लायक है कि नहीं है, मतलब वो खारिज कर देती है। फिर रिट भी है कि रिट दायर की जाती है किसी के खिलाफ, वो भी ये डिसाइड करती है कि ये राइटफुल रिट है कि नहीं है, अगर राइटफुल हो तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उसको फिर पूरा एक उस पर लीगल प्रोसेस चलता है, अगर वो नहीं है तो ये जुडिशरी का राइट है कि वो उसको डिस्चार्ज कर दे। फिर उसके बाद through issuance of order of prohibition, the superior courts can cancel illegal detention. ये भी है कि जो हक से भेजा हुआ अगर किसी को रखा हुआ था, आप सबने सुन रखा है कि पहले अदालत ने पैक भेज के बंदे को बागुजार करवा लिया, ये भी उसका राइट है कि वो समझती है कि किसी को जो है वो अगेंस्ट द लॉ जो है वो कैप्टिविटी में रखा गया है, तो अदालत जो है वो उसको रिलीज भी करवा लेती है। फिर थ्रू ऑर्डर्स ऑफ मैंडेमस द कोर्ट कैन फोर्स पब्लिक ऑफिसर्स टू परफॉर्म देयर लीगल ड्यूटीज। मैंडेमस एक उनका राइट है जिसके जरिए वो ये है कि जो वो समझते हैं कि सरकारी मुलाजिम अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो उसको उसकी एक तो गोशमाली अकाउंटेबिलिटी भी करते हैं, साथ में ये भी करते हैं उसके कि वो क्या नाम है कि वो आके अपनी जो है अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी जो ड्यूटी है वो सही तरह परफॉर्म करे। जनाब ये हो गए आपके फंक्शंस ऑफ जुडिशरी।